के ऊपर की जो चमड़ी है वो यदि चिपकी रहे या वो पीछे ना जाए तो उसको हम फाइमोसिस कहते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शंस होने लगते हैं, किडनी तक डैमेज हो जाती है तो पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि ये क्या चीज है, उनको खुद ही नहीं पता होता इसमें क्या करना है। डाइवोर्स, तलाक इसकी वजह से होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जहां पे मैराइटल डिस्कॉर्ड होने की वजह जो होती है वो फाइमोसिस होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, मूत्र रोग एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, सेक्सोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा एवं गोयल यूरोलॉजी एंड डेंटल क्लिनिक सेक्टर 108 नोएडा से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा फाइमोसिस की बीमारी में। फाइमोसिस क्या होता है, इस बारे में पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि फाइमोसिस क्या होता है। जब पुरुष या कोई मेल बच्चा पैदा होता है तो उसका जो लिंग होता है, शिश्न जो होता है, उसके ऊपर एक स्किन होती है जो कि आगे के शिश्न मुंड या की ग्लांस वाले पार्ट को कवर करती है और बचपन में ये थोड़ा सा चिपका हुआ होता है, पीछे खुलता नहीं है। जब ये समस्या एडल्ट तक पहुंच जाती है या ये खुलता नहीं है तो उसको हम फाइमोसिस कहते हैं। यानी लिंग के ऊपर की जो चमड़ी है वो यदि चिपकी रहे या वो पीछे ना जाए तो उसको हम फाइमोसिस कहते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? फाइमोसिस है, स्किन नहीं खुल रही, हमारा क्या दिक्कत पड़ रही है? हमारा तो काम चल रहा है, उससे कोई पेशाब नहीं रुक रहा, कुछ नहीं हो रहा। कई बार वो इतना आगे मुंह, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कई बार वो मुंह इतना टाइट हो जाता है कि वो पेशाब को भी रोक देता है और उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है? उसमें यूरिनरी इन्फेक्शंस होने लगते हैं, किडनी तक डैमेज हो जाती है, कई बार बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है। अब क्या ये कोई नई बीमारी है या पहले से लोगों को पता है इस बारे में? तो मैं यहाँ कहूँगा कि आजकल हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं। पहले जब हमारी जब फैमिलीज होती थी, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, तो जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी मालिश होती थी, दादियों को पता होता था कि क्या है। वो खेल खेल में मालिश करते समय वो पेनिस की स्किन को तेल लगाकर पीछे कर दिया करती थी, तो जिससे वो ये समस्या बचपन में ही वो स्किन चिपकती नहीं थी और स्किन पीछे होने की आदत हो जाती थी और वो स्किन खुल जाती थी। लेकिन अब न्यू एज में जब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि ये क्या चीज है, उनको खुद ही नहीं पता होता इसमें क्या करना है। और एक बार जब बच्चा 4-5 साल से जब बड़ा हो जाता है तो अपनी सूसू को पेरेंट्स के सामने भी उसको जब सिखाया जाता है कि भाई ये शर्म है, और वो शेम, उसको बार बार शेम करके और वो सब चीजें सिखाई जाती है, तो वो अपने जननांगों को अपने पेरेंट्स के सामने भी ओपन अप नहीं करता है आफ्टर ए सर्टेन एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसके बाद उसकी पैंट उतार के देखना अच्छा नहीं महसूस होता, बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। और उस एज से पहले यदि हम इस समस्या का समाधान नहीं करते तो ये समस्या आगे तक बनी रहती है। तो फाइमोसिस एक कॉमन समस्या है। हाँ, कुछ रिलीजियस ग्रुप में, जैसे हम मोमडन्स में कहें या क्या है, वो क्या करते हैं, उनके यहाँ सर्कमसीजन या जिसको कहते हैं खतने वाली एक रीति होती है, रिवाज होता है, तो वो आगे की स्किन को काट देते हैं। तो उनके यहाँ ये वाला एक सिस्टम है, तो उनको ये समस्याएं यूजुअली नहीं होती हैं क्योंकि वो पहले ही ये जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको वो मानते हैं कि ये खराब है या इससे दिक्कत होगी आगे भविष्य में, तो वो उसको वो पहले ही बचपन में खतना कर देते हैं। बट हमारे अधिकतर हिंदुओं लोगों में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। और कई बार इसकी वजह से यदि मैं कहूँ कि अब यदि हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं करा तो इससे क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है फाइमोसिस होने से। तो फाइमोसिस होने से मैं यदि इसकी प्रॉब्लम्स गिनाऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, तो एक प्रॉब्लम होती है कि यदि आपकी स्किन पीछे खुलती नहीं है तो अंदर गंदगी इकट्ठी होती है। नॉर्मली स्मैग्मा इफेक्ट, स्मैग्मा कहते हैं, जो कि नॉर्मल सिक्रीशंस होता है वहां पे, स्मैग्मा वो इकट्ठा हो जाता है, वाइट गांठें बन जाती हैं वहां पे और सफाई नहीं हो पाती। जब सफाई नहीं हो पाती तो आगे लिंग पे इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, या जब आगे मुंह इतना बंद हो जाता है तो पेशाब रुकता है। जब पेशाब रुकता है तो पेशाब की थैली और किडनी पे भी इफेक्ट होता है, यूटीआई होने लगता है। एक लॉन्ग टर्म में यदि हम कहें, जब बच्चे का ये स्किन जो है लॉन्ग टर्म तक 20 साल तक 30 साल तक जब ये कवर्ड रहता है, खुलता नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि पेनिस में कैंसर्स भी
होने की वजह एक ये होती है कि क्योंकि पेनिस वो साफ नहीं होता है। और कैंसर बड़ी चीज हो गई, रेयर होता है, सफाई वाली समस्या हो गई। एक और ड्रेडेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो एज ए सेक्सोलॉजिस्ट मैं देखता हूं यहाँ पे, कि डाइवोर्स, तलाक इसकी वजह से होता है। अब आपको लगा ये क्या बता दिया डॉक्टर साहब ने, फाइमोसिस की वजह से तलाक कैसे हो जाते हैं। तो इसका यहाँ मैं कहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जहाँ पे मैराइटल डिस्कॉर्ड होने की वजह जो होती है वो फाइमोसिस होती है। रीज़न, जब बच्चे का जो प्रीप्यूस है वो ग्लांस को कवर रखता है और उसको समझाया या उसको बताया नहीं गया होता है कि स्किन को पीछे करके साफ भी करना होता है, तो जब वो शादी की एज में पहुंचता है, जब वो शादी के पास पहुंचता है, तो होता क्या है, यदि उसको फाइमोसिस नहीं भी है और उसने यदि वो स्किन को पीछे करके साफ नहीं करता है, तो अंदर का जो ग्लांस होता है वो सेंसिटिव तो होता ही है नॉर्मली, बट वो इतने सालों से 20-30 साल तक जब वो कवर रहता है तो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव इतना होता है कि उसको वो छूने नहीं देता, और यदि वो टच हो जाए तो उसको इतना जोर का पेन होता है कि वो अवॉइड करता है कि उसको पेनिस को स्किन पीछे करके टच ना किया जाए। और जब वो सुहागरात के दिन जब सेक्स करने जाता है और उसकी स्किन पीछे खिंचती है या उसमें टच जब होता है तो उसको इतनी जोर का पेन होता है तो उसका लिंग का सारा तनाव जो है वो खत्म हो जाता है। तो सेक्स करने जब जाता है और वहां पे उसको पेन होता है और उस पेन की वजह से उसका तनाव कम होता है तो वो सेक्स नहीं कर पाता। 1-2 बार ट्राई करता है, उसके बाद उसको नपुंसक घोषित किया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, और फिर मैराइटल डिस्कॉर्ड शुरू हो जाता है और डाइवोर्स हो जाता है। तो एक छोटी सी समस्या की वजह से मैंने इतने डाइवोर्स होते हुए देखे हैं कि हमें लगता है कि इसके बारे में मेडिकल एजुकेशन जरूरी है। हमें अपने एज ए पेरेंट्स ये हमारी ड्यूटी है कि बच्चा जब मेल बच्चा हो तो बाय द टाइम वो स्कूल जाए तो उसका स्किन जो है वो प्रॉपर खुलने लगे, और नहाते समय उसे बताएं, हम समझाएं कि नहाने का मतलब केवल पानी डालना नहीं है। नहाते समय मतलब है कि उसको अपने आईज क्लीन करने हैं, अपने मुंह क्लीन करना है, और स्किन को भी, पेनिस की स्किन को पीछे करके वॉश करना है। और जब स्किन को क्लीन करेंगे तो उसके बाद उस स्किन को पीछे नहीं छोड़ना है, आगे भी लेके आना है। तो स्किन को पीछे करना है, साफ करना है, फिर आगे करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या वजह हो सकती है फाइमोसिस की? एक तो हमने बोला ये फिजियोलॉजिकल, बचपन से है, पैदाइशी होता है, जो कि अधिकतर लोगों में होता है। और वजह क्या होती है? हम कहें कि हमारा तो बच्चे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पिताजी को 80 साल में ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी को 40 साल में प्रॉब्लम हो रही है, कोई यंग पेशेंट है जो सेक्सुअली एक्टिव है। तो कई बार सेक्सुअल इन्फेक्शंस की वजह से भी फाइमोसिस हो जाती है कि आगे इन्फेक्शन की वजह से लिंग जो है, शिश्न जो है, आगे की स्किन इन्फ्लेम्ड होके टाइट हो जाती है, फूल जाती है। एक और कॉमन रीजन है, कई बार हमारे बहुत सारे यंग पेशेंट्स को हमने देखा है जिनको फाइमोसिस हुई है, अल्टीमेटली वी फाउंड कि उनमें डायबिटीज होती है। अब डायबिटीज का इससे क्या रिलेशन है फाइमोसिस से? डायबिटीज का रिलेशन ये है कि जब डायबिटीज होती है, आपका शुगर अनकंट्रोल होता है, तो आपके यूरिन में शुगर आती है। जब यूरिन में शुगर आएगी तो जब आप पेशाब जाते हैं तो थोड़ा सा 1-8 बूंद पेशाब आगे लगा रह जाता है, प्रीप्यूशल सैक में और आगे लिंग पे हल्का सा 1-2 बूंद या वेटनेस रह जाती है। और उस वेटनेस में यदि शुगर है, आपको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और उसमें शुगर है, तो वहां पे फिर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लगते हैं। और वो इन्फेक्शन यदि बार बार स्किन में इन्फेक्शन होता है तो एवरी टाइम जितनी बार इन्फेक्शन होता है तो स्किन थोड़ी सी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो थिक हो जाती है, और धीरे धीरे वहां पे फाइमोसिस होने लगती है। तो डायबिटीज इज वन गुड रीजन फॉर द फाइमोसिस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जिसमें यूरिन में शुगर आता है। या अब आजकल शुगर की भी कुछ ऐसी दवाई हो जाती है, शुगर तो कंट्रोल है लेकिन वो यूरिन में शुगर को निकालती है। तो कुछ दवाइयां हैं जो कि यूरिन में शुगर निकालती है, तो वो भी कई बार कंट्रोल डायबिटीज के साथ भी इन्फेक्शन कर देती हैं। तो जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, मे बी डायबिटीज, मे बी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या कंट्रोल डायबिटीज के साथ कुछ दवाइयां हैं जो कि यूरिन में शुगर निकालती हैं, या सेक्सुअल इन्फेक्शंस, तो इन सब वजह से भी, या एक बीमारी होती है BXO। अब ये BXO क्या होता है? कुदरती बीमारी है जिसमें आगे की स्किन जो है वाइट हो जाती है, जैसे वो एल्बिनिज्म या सफेद दाग वाले पेशेंट्स होते हैं, आगे की स्किन सफेद हो जाती है, सिकुड़ जाती है, आगे के वो टाइट कर लेती है। तो ये BXO वाली बीमारी, ये सब रीजंस होते हैं फाइमोसिस होने के।
और इस फाइमोसिस से मैंने बताया आपको इन्फेक्शंस, स्किन को साफ नहीं कर पाना, कैंसर, शादी, सेक्सुअल प्रॉब्लम। चलो शादी नहीं हुई, शादी के इमीडिएट बाद प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी शादी को तो 10 साल हो गए, अब हम अवॉइड कर रहे हैं सेक्स करना क्योंकि सेक्स फाइमोसिस होता है तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, सेक्स के बाद पेन होने लगता है, तो लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेक्सुअल लाइफ को सफर कर रहे होते हैं। तो छोटी सी समस्या बट इसके रिपरकशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब समस्या तो हमने बता दी, समस्या के बारे में भी बता दिया कि इससे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब करें क्या, किसको दिखाएं, क्या करना है? तो दिखाने के लिए इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं। अब वो क्या करेंगे? आप उनके पास गए, आपने समस्या बताई कि सर ये प्रॉब्लम है, तो एक तो हम ये पहली बात हम ये क्लिनिकली चेक करने से पता चल जाता है कि वो फाइमोसिस है। शुरुआत में होता है अर्ली स्टेज, जो फिजियोलॉजिकल वाले, जो हम कहें कि जो यंग पेशेंट्स हैं जिन्होंने केवल उनकी फाइमोसिस ना होके उन्होंने लर्न नहीं करा होता है कि भाई स्किन को पीछे करके साफ भी करना होता है, उनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें बताया नहीं, उन्होंने कभी सीखा नहीं। मैंने देखा है, यदि मैं बताऊं कि द पेशेंट्स जो हमारे हैं जिनको फाइमोसिस की समस्या और जिनके हमने कपल्स के डाइवोर्स देखे हैं, वो कौन कौन ग्रुप के पेशेंट हैं? आईएएस ऑफिसर्स। आई एम नॉट, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता किसी प्रोफेशन को, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये समस्या अनभिज्ञ या बिना पढ़े लोगों में है, पढ़े लिखे लोगों में भी है। हाई क्लास सोसाइटी, आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, सीए, वो सब लोग भी अच्छे अच्छे हाई क्लास अपर कास्ट लोग, वहां पे भी क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट एजुकेशन, ये वाली सिंपल एजुकेशन उनके पेरेंट्स ने नहीं बताई कि भाई नहाना कैसे, स्किन कैसे साफ करनी है, तो उन लोगों को भी ये समस्या होती है और उनके डाइवोर्स मैंने देखे हैं बड़े इन वजह से होते हुए। कुछ, अब मैं ये कहूंगा कि कुछ मैंने डॉक्टर्स भी देखे हैं जहां ये समस्या होती है, वरना कि डॉक्टर्स तो यूजुअली एमबीबीएस में जब फर्स्ट ईयर में आते हैं उन्हें ये सब चीजें बताई जाती है, पढ़ाई जाती हैं, बट कई बार कुछ लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि मैंने मेरे 3-4 पेशेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो एमबीबीएस पास कर लिए तब उनको ये समस्या हुई है, और तब मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं एमबीबीएस में भी शायद हम उनको ना समझा पाए कि यार ये समस्या है तुम्हें, या वो सही से नहीं पढ़ पाए या समझ नहीं पाए। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। यंग लोग, जिन लोगों को एक केवल ये है कि उनको सिखाया नहीं गया है, बट उनको फाइमोसिस एग्जैक्टली ना होके उनकी स्किन जो है बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उनको सिखाते हैं हम कि थोड़ा लुब्रिकेशन लगा के स्किन को पीछे करो, थोड़ा सेंसिटिविटी होगी उसको बियर करो, है? और ये सब चीजें माइनर प्रोसीजर से, जिनको एक्चुअल फाइमोसिस नहीं है, जस्ट केवल उनकी फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस है और स्किन थोड़ी सी टाइट है, तो वहां पे केस पे हम इनको लुब्रिकेशन से ट्रीट कर पाते हैं। कुछ लोग गूगल पढ़ के बताते हैं कि सर स्टेरॉइड से फायदा होता है। मैं ये कहूंगा कि एडल्ट लोगों में स्टेरॉइड से कुछ नहीं होता है। हाँ, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड जहां पे स्किन थोड़ी सी टाइट होती है तो वहां पे स्टेरॉइड थोड़ा सा स्किन की इलास्टिसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो 1 से 2 साल की एज में थोड़ा बहुत स्टेरॉइड से कुछ फायदा होता है। यदि स्किन बहुत टाइट नहीं है तो लुब्रिकेशन से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बट यदि स्किन इतनी टाइट है कि स्किन को पीछे करने में बहुत पेन हो रहा है, सेंसिटिव ग्लांस है, या स्किन बिल्कुल पीछे ही नहीं हो रही है, या यूरिन को ब्लॉक कर रही है, तो उस केस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ऑपरेशन करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, क्या है, कितना मेजर ऑपरेशन है, क्या है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन बहुत ही माइनर ऑपरेशन होता है जिसको हम सर्कमसीजन या खतना कहते हैं। उसमें आगे की जो बढ़ी हुई स्किन है वो लोकल एनेस्थीसिया में, पूरा बेहोश भी करने की जरूरत नहीं होती है, इट इज अ डे केयर प्रोसीजर्स, कि आपको पूरे दिन अस्पताल में भर्ती भी करने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ प्रॉपर एसेप्सिस और प्रॉपर टेक्निक्स की वजह से हम इसको ऑपरेशन थिएटर में कहते हैं, या बिल्कुल माइनर ओटी में हमारा यदि इक्विप्ड है तो वहां हम कर सकते हैं। तो वहां पे आगे की स्किन को हम कट कर देते हैं और स्टिचेस लगा देते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड सर्कमसीजन प्रोसीजर कहते हैं। अब इसमें हम गए यार डॉक्टर साहब, टांके वाके ये सब चीजें, हमें तो डर लगता है, ये क्या है, कुछ और सिंपल प्रोसीजर नहीं है क्या? तो लोग इसको अवॉइड करने के चक्कर में क्या करते हैं, सिंपल के चक्कर में एक डोर्सल स्लिट देते हैं, ऊपर से एक बस जस्ट एक कट लगा देते हैं, बट सिंपल तो हो जाता है प्रोसीजर, लोगों का डर भी कम हो जाता है, बट कॉस्मेटिकली दैट लुक्स वेरी ऑड, बहुत गंदा लगता है।
अब हम कहेंगे यार पेनिस में क्या कॉस्मेसिस, ऐसा नहीं है सर। पेनिस इज अ सेक्सुअल ऑर्गन और उसकी कॉस्मेटिक्स जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है। हर आदमी अपने साइज को लेके, अपने लिंग को लेके परेशान है, तो ऐसा नहीं है कि उस ऑर्गन की कॉस्मेटिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहने को है कि इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गन और उसकी कॉस्मेसिस नहीं है, बट यदि आप देखोगे ना, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एक एक चीज़ के बारे में, उसका साइज कितना है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, इतने बॉदर होते हैं उसकी कॉस्मेसिस के बारे में। तो आई वांट से कि प्राइवेट ऑर्गन की कॉस्मेटिक्स मैटर नहीं करती, बहुत मैटर करती होती है। तो वो डोर्सल स्लिट प्रोसीजर लोग अवॉइड करने के लिए डर के मारे करा तो लेते हैं, बट दैट लुक्स वेरी ऑड। तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन कि डोर्सल स्लिट कराया जाए, या तो प्रॉपर सर्कमसीजन कराया जाए। लेकिन हाँ, अब उसमें आज की तारीख में एडवांसमेंट है। जो आपका डर है उसके लिए साइंस इज अवेलेबल। अब एडवांस क्या है इसमें? तो एडवांस में होता है स्टेपलर प्रोसीजर आता है, उसमें स्टेपलर सर्कमसीजन हम उसको कहते हैं, या उसको हम लेजर सर्कमसीजन कह देते हैं, ZSR टेक्निक कह देते हैं, मल्टीपल नाम है। बट उसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। नॉर्मल सर्कमसीजन में 20-25 मिनट, आधा घंटा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितनी तैयारी से करते हैं, कितना फास्ट करते हैं। बट ये जो ZSR स्टेपलर लेज़र टेक्निक है, इसमें हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। इसमें स्किन में आगे की स्किन को स्टेपल कर दिया जाता है, एक जस्ट स्टेपल फायर करके, जिसमें एक मशीन होती है कि जैसे आपकी पेनिस है, इसके ऊपर एक कवर लगा के यहाँ पे ग्लास को प्रोटेक्ट करते हुए स्टेपलर को फायर करते हैं। उसमें हार्डली 1 मिनट लगता है और स्टेपल्स उसके हो जाते हैं, और उससे ब्लीडिंग भी नहीं होती है, कॉस्मेटिकली भी बड़ा सुंदर लगता है, और पेन भी बहुत कम होता है, और ऑपरेटिव टाइम बहुत कम लगता है, और पेशेंट उसी समय चला जाता है। तो कॉस्मेटिकली भी बेटर है, पेन वाइज बेटर है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट एनहांस होता है क्योंकि वो इक्विपमेंट यूज होता है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है उसका। तो स्टेपलर प्रोसीजर इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। तो जिन लोगों को फाइमोसिस है, पहली बात तो इस बीमारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ नॉलेज। पेरेंट्स को पता होना चाहिए, यदि लड़का पैदा हुआ है, हम सब लोग, हम ऐसी सोसाइटी में जहां पे हम सबको लड़का चाहिए, लड़का नहीं हुआ तो हमारा वंश कैसे चलेगा। लेकिन वंश को चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो लिंग को हमें, अपने लड़के को, जो बच्चा, मेल बच्चा पैदा होता है, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बाय द टाइम की जब तक वो स्कूल जाने वाली अवस्था में हो, तो उसका स्किन हमें उसे सिखाएं कि नहाते समय स्किन को पीछे करके साफ करना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार स्कूल जाने वाली एज में पहुंच गया तो उसके बाद अब आप उसकी पैंट उतार के नहीं देख पाओगे, और आपने तब नहीं सिखाया फिर वो कभी नहीं सीखेगा। एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट एजुकेटर, रादर देन कि उसको अपने यारों दोस्तों से और गूगल से सीखने को मिले, या फिर जब प्रॉब्लम हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाके ऑपरेट कराए, या उस पर जब एलिगेशन लग जाए कि वो इम्पोर्टेंट है और उसकी लाइफ बेडरूम की जगह कोर्ट रूम में जाए डाइवोर्स लड़ने में। तो नॉलेज इज अ वेपन हेयर। तो मेरे इस वीडियो से पर्पस यही है कि फाइमोसिस के रिपरकशंस, हमें लगता है कि छोटी सी बीमारी है, बट रिपरकशंस आर वेरी बैड, वेरी बैड। तो मेरे अपने सब भाइयों को ये सलाह है कि बच्चे का, जब हम मेल बच्चे की पैदा होने की खुशी मनाएं, तो थोड़ा सा एजुकेशन वाला पार्ट हमें अपनी फैमिली में इम्पार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि किसी को समस्या है तो हमारे पास इजी समाधान भी अवेलेबल है। मैं आशा करता हूं कि मेरी ये बात आपके कुछ समझ में आई होगी, और आई हैव एडेड टू योर नॉलेज। फिर भी आपको मेरे से संपर्क करना है, कोई पेशेंट है, देखना है, कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करना है, तो मैं अवेलेबल होता हूँ अपने फ़ोन नंबर 9811889461 पर। दोबारा बता देता हूँ, 9811889461, या गोयल यूरोलॉजी और डेंटल क्लिनिक सेक्टर 108 नोएडा में अवेलेबल होता हूँ। धन्यवाद।